हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बार मैग्नेट के बारे में और बार मैग्नेट के फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे और फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे मैग्नेटिक फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में तो पढ़े ही थे और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इन सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अगर लास्ट क्लास आप अटेंड नहीं किए थे तो पहले लास्ट क्लास को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्लास को पढ़िएगा, क्योंकि अगर लास्ट क्लास आपका कंप्लीट नहीं होगा तो इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े थे कि अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम हो, अगर एक मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्ज का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो ये जो हमारा सिस्टम फॉर्म होगा इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को समझे थे कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मान लेते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर m है तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड m ही है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है और डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, जबकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। इसके अनुसार हम लोग क्या समझे कि दोनों पोल डिफरेंट है, दोनों पोल जो है एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग समझे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, दोनों पोल में से किसी एक पोल का मैग्नीट्यूड, तो पोल का मैग्नीट्यूड कितना है m, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है m का और 2l का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो गुणनफल है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग m वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो m वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2l। इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट अगर आपके ध्यान में होगा तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। अगर नहीं ध्यान में है तो पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, समझ में तो आएगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है। जैसे हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे कि एक चार्ज के कारण इसके चारों तरफ जो एरिया बनता है, एक रीजन बनता है, एक क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी तरह जो हमारा रीजन डेवलप हो रहा है किसी मैग्नेट के कारण, किसी चुंबक के कारण, या फिर हम लोग नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक भी बोल सकते हैं, उसके कारण उसके चारों तरफ जो क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इससे जस्ट पिछले चैप्टर में आप ये भी पढ़े थे, अगर आपके पास एक कोई करंट कैरिंग वायर हो, इस वायर के कारण इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये भी आप पिछले क्लासेज में पढ़े थे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखने की बात हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द रीजन डेवलप्ड अराउंड ए नेचुरल मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर। एक क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है, एक रीजन डेवलप हो रहा है, कहाँ पर, एक नेचुरल मैग्नेट के चारों तरफ या फिर एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को देख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का क्या मतलब हुआ कि इसके कारण, किसी एक चुंबक के कारण, किसी एक मैग्नेट के कारण अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसमें अगर हम दूसरा मैग्नेट को लाएंगे तो इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स अगर या तो रिपल्सिव हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव हो सकता है, या मतलब जो पोल इसका है वही पोल अगर हम सेम डायरेक्शन में लेके आए तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर अपोजिट पोल लेके आए तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा फील्ड बन रहा है उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड।
पिछले क्लास में भी आप पढ़े थे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या फिर इसी को अगर आप वेबर में लिखना चाहेंगे तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे, याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के कारण एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। इसी तरह का सिचुएशन हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज लेते थे, एक प्लस क्यू चार्ज लेते थे। दोनों के कारण इसके एक्सियल लाइन में एक पी पॉइंट होता था जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हुआ करता था, और इसके मिड पॉइंट से जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो r डिस्टेंस पे हुआ करता था। ठीक है, उसी तरह का काम हमको यहाँ भी करना है। बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता था और यहाँ पे हमारे पास पोल है, मैग्नेटिक पोल है। बस एक बेसिक डिफरेंस। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेट है, और बार मैग्नेट किसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो हम लोग एक ओरिजिनल मैग्नेट को या नेचुरल मैग्नेट को किसी एक आयरन, निकिल, क्रोमियम किसी चीज़ पर रब करने के बाद जो प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। तो मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें इधर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप पहले से जान रहे हैं कि हमारा नॉर्थ पोल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल कैसा बिहेव करता है, निगेटिव चार्ज की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि निगेटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज में भी होता है, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाता है, जैसा कि निगेटिव चार्ज में भी होता है। ठीक, तो यहाँ जो हमारा सिचुएशन है कि हम लोग एक नॉर्थ पोल ले रहे हैं, एक साउथ पोल ले रहे हैं, दोनों के मिड पॉइंट को हम लोग ओ कंसीडर कर ले रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। तो अगर हम मिड पॉइंट से आधा इधर देखें और आधा इधर देखें तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, l और l हो जाएगा, नहीं। और अब हमको पता क्या करना है कि यहाँ से इसका जो एक्सियल लाइन है, ये एक्सिस वाला लाइन है, इस एक्सिस वाले लाइन में एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं जो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से r दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, आप अगर चाहें तो इधर से या इधर से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इधर से लेंगे तो इधर वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो इधर वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसके मिड पॉइंट से कंसीडर करते हैं। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझे थे। तो अब फिगर को एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। कंसीडर 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मान लीजिए कि हमारे पास 2 इक्वल और अपोजिट पोल है, 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दोनों पोल क्या है, इक्वल है और एक दूसरे का अपोजिट है। एक नॉर्थ है एक साउथ है तो अपोजिट हो गया, और इक्वल है मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है। आगे पढ़ते हैं। हैविंग मैग्नेटिक फील्ड m, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, m है। इस नॉर्थ पोल का भी मैग्नेटिक फील्ड m है और साउथ पोल का भी मैग्नेटिक फील्ड m है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2l, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2l। दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक, ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, 2 इक्वल और अपोजिट पोल के द्वारा, 2 इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल के द्वारा जो हमारा सिस्टम बनता है उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ पर, एक्सियल लाइन में ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इस मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल लाइन में एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। जो कहाँ पर है, यहाँ से डिस्टेंस r पर, मतलब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस r पर एक p पॉइंट है, इस p पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखते थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो आप पहले से जान रहे हैं। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। आपके ध्यान में होना चाहिए ये फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। अगर इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड में भी विचार करें
कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास नॉर्थ पोल है जिसका मैग्नेटिक फील्ड एम है, तो इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा एम इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 1/, जैसे यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या लेते हैं कांस्टेंट μ0/4 लेते हैं, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है हमारा m बाई नीचे डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे लेंगे मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे ही हम लोग ले रहे हैं तो r² हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बस ये आप ध्यान में रखेंगे अभी। जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² के बराबर होता है। इसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये फिगर आप आसानी से समझ रहे होंगे, बड़ा आसान है। अब इसमें ये नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, अच्छा जैसे हम लोग वहाँ पर लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे हम लोग इस P पॉइंट पे कंसीडर करके चलते थे कि छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि P पॉइंट पर एक छोटा सा बहुत लेस अमाउंट का, बहुत लेस वैल्यू का एक नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल जो इस P पॉइंट पर रिपेल कर रहा है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रहा है उसका वैल्यू है B1, और ये जो साउथ पोल है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं B2। क्लियर है। और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो टोटल लेंथ 12 है, तो इधर भी L और इधर भी L, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ से R डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है। उम्मीद है फिगर में आप सब कुछ समझ रहे होंगे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसको आप नहीं समझ रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड को B1 ले लिए हैं, तो अगर आप चाहे तो इस नॉर्थ पोल के कारण जो है इसको आप BN भी लिख सकते हैं। ये जो है हमारा B नॉर्थ पोल के कारण, और ये जो हम लोग B2 लिए हैं साउथ पोल के कारण, इसको आप अपने मन से इस तरफ लिख सकते हैं BS। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड इज, अब इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड को हम M से डिनोट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/4 इंटू M/r²। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को तो हम B से डिनोट करते हैं, हम गलती से यहाँ पर M लिख दिए हैं, यहाँ पर आप इसको B कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 और इंटू जो स्ट्रेंथ है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, उसका वैल्यू है M/r²। जैसे फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था किसके कारण, चार्ज Q के कारण। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है B, या मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण डेवलप हो रहा है, M के कारण डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर M, जैसे वहाँ पर कांस्टेंट था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है μ0/4। वहाँ पे हम लोग R डिस्टेंस पे लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारा इस तरह से दोनों फार्मूला सिमिलर हो जाएगा, दोनों फार्मूला जो है लगभग इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर μ0/4। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पर जो हमारा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू है M, और R डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं, तो हो जाएगा वैल्यू μ0/4 इंटू M/r²। अब हमारा मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पर पता करना नॉर्थ पोल के कारण और साउथ पोल के कारण। जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण और निगेटिव चार्ज के कारण पता करते थे, उसी तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर डेवलप हो रहा था इस डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या मान लिए थे, B1। तो B1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, μ0/4 इंटू M। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दोनों का जो क्रिएट हो रहा था उसका वैल्यू M ही कंसीडर कर लिए थे, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम था, दोनों पोल का मैग्नीट्यूड सेम था M। तो हमारा नॉर्थ पोल का भी मैग्नीट्यूड M ही है, तो M/r²। जो हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पर था N, और P पॉइंट पर जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लिए हैं NP शॉर्ट में, तो NP का स्क्वायर। तो अब B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, μ0/4 और इंटू M/NP का वैल्यू। अब NP के वैल्यू के लिए हमको फिगर में आना पड़ेगा। तो NP का वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ और यहाँ,
यहाँ के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि n और p, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है। तो इस r में से अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम घटा दें, तो r में से अगर l को घटा दे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, r माइनस l। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। एक बार फिर से समझिए, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ r है, उसमें से अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस l है, इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा r माइनस l। नॉर्मल सी बात है कि ये छोटा डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ पता करना है, ठीक। और यहाँ से यहाँ आपको पता है, यहाँ से यहाँ आपको पता है, और यहाँ से यहाँ भी पता है। तो यहाँ से यहाँ को अगर आप काट के इसमें से हटा दीजिएगा तो हमको यहाँ से यहाँ मिल जाएगा ना। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक है r, इस r में से अगर हम घटा दें l को तो r माइनस l हमको मिल जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा NP का वैल्यू है वो NP का वैल्यू हो जाएगा r माइनस एल। तो NP का स्क्वायर करना है तो r माइनस एल का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया हमारा B1 का वैल्यू। अब हमको पता क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जिसका नाम हम लोग दे दिए हैं B2। सेम फार्मूला लगेगा μ0/4 इंटू m/r²। तो r जो है हमारा साउथ पोल, ऐसा हमारा सिचुएशन है यहाँ पर हमारा साउथ पोल है और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। तो S से लेकर P के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लिए हैं SP। इसको भी हम लोग फिगर में देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ हमारा साउथ पोल और यहाँ P के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है, जो नहीं पता है हमको। यहाँ से यहाँ तक पता है कि R है, और फिर यहाँ से यहाँ तक पता है कि L है नहीं। तो अगर हम R में L को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, मतलब R प्लस L हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा S से लेके P के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम SP नाम दे रहे हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा R प्लस L। तो यहाँ पे हम लोग अगर SP का वैल्यू लिखना चाहें तो SP के बदले हम लोग लिख सकते हैं R प्लस L। तो SP का स्क्वायर है तो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, B1 का या B2 का, इस तरह का कंपैरिजन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। μ0/4 इसमें भी है, इसमें भी है, m इसमें भी है, m इसमें भी है। अब देखिए r माइनस एल का स्क्वायर, अगर मान लीजिए कि r का वैल्यू 10 है, l का वैल्यू 5 है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर 10 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा 5। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 प्लस 5 करेंगे तो 15। तो अगर आप भाग दीजिएगा 1 में 5 से भाग दीजिए और 1 में 15 से भाग दीजिए, तो किसका वैल्यू कम किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखें तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा, मतलब जिसको हम घटा रहे हैं इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, और जिसको जोड़ रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। उल्टा हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि B1 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और B2 का वैल्यू कम होगा। अगर इस चीज़ को आप यहाँ से इक्वेशन से समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिकली फिगर से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, कम है, और साउथ पोल से इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, ज़्यादा है। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी वैल्यू m है, ये भी m ही है। तो ये इधर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा और साउथ पोल इधर कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, इसलिए B1 ज़्यादा है, B2 कम है। और मान लीजिए कि अगर आपको नेट निकालना हो, टोटल निकालना हो, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आपको पता करना है कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे, नहीं, बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है। उसी तरह का काम हमको यहाँ भी करना है कि मान लीजिए P पॉइंट पर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो ज़्यादा है और B2 इधर जो लग रहा है वो B2 कम है। तो आप क्या करेंगे, B1 माइनस B2 करेंगे तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, किधर, एक्सियल लाइन में। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 माइनस B2, जिसका नाम हम लोग दे दिए हैं कि B। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किधर निकाल रहे हैं, एक्सियल लाइन में, जो बराबर है B1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे μ0/4 इंटू m/r माइनस एल का स्क्वायर, जो यहाँ पर है। B1 का वैल्यू हमारा यहाँ पर है, इसको हम लोग वहाँ लिख सकते हैं, और B2 के वैल्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो B1 के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो B1 का वैल्यू है μ0/4 इंटू m/r माइनस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस,
क्योंकि हमको घटाना है। और यहाँ पर B2 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बटा पर का घटाव करना है। तो आप घटाव अगर करेंगे तो यहाँ पर से हम लोग कॉमन पहले ले लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, फिर एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, इसको भी कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर माइनस एल का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल। फिर है आर प्लस एल का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं कि इसके स्क्वायर को आर माइनस एल एक बार यहाँ लिख लिए हैं, एक बार यहाँ लिख लिए हैं। आर प्लस एल के स्क्वायर को एक बार यहाँ लिख लिए, एक बार यहाँ लिख लिए। ऐसे लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 है, ऐसे लिखा हुआ, अगर किसी का इच्छा हुआ 3 के बाद 6 लिख दे और फिर इसके बाद 2 लिख दे, इसके बाद 4 लिखे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ गुना में है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वैल्यू क्या है, सेम है सब कुछ। नहीं, अब क्या होगा कि ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर प्लस एल का स्क्वायर आप इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ब्रेक करें अगर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे। बीच में माइनस है, माइनस डाल दीजिए। और आर माइनस एल के स्क्वायर को आप इधर डालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला बीच में माइनस है और इसका जो हमारा वैल्यू है ये ब्रैकेट में है, इसको हम लोग इधर ब्रैकेट में लेंगे। अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाने पे ये हमारा प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे पहले माइनस लग जाएगा और यहाँ पर यह माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा और यह माइनस इस प्लस के साथ जुड़ के माइनस हो जाएगा। ये बेसिक है, आप लोग इस तरह का बहुत सारा कैलकुलेशन 8, 9, 10 में करते रहे होंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, और यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है। आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर से हमारा एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2RL प्लस 2RL, मतलब कितना हो जाएगा 4RL। और इधर क्या बचा हुआ है हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, ये हमारा बाहर था। और इधर बचा 4 पाई RL। अच्छा, अब ये नीचे जो हम लोग ऐसे लिखे थे अरेंज करके, ये लिखने का मकसद ये था कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, तो इसको अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ भी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब दोनों सेम टर्म है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब टोटल फाइनल वैल्यू हमको मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम और इंटू 4 पाई RL, सॉरी पाई नहीं है 4RL, 2RL प्लस 2RL इक्वल टू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो 4RL है, इस 4RL को हम अपनी सुविधा के लिए 2R और इंटू 2L लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2R को हम पहले लिख दिए हैं और M इंटू लिख दिए हैं 2L, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं M इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M वेक्टर इक्वल टू होता है M इंटू 2L। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके बदले हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M वेक्टर को लिख सके। जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी लिखते थे, हमारा मकसद क्या होता था, Q इंटू 2L लें और उसके बदले हम लोग क्या लिखते थे, P वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M इंटू 2L के बदले लिखेंगे हम लोग M वेक्टर। इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो जो वैल्यू है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2R, और 2R इंटू क्या हो जाएगा, M वेक्टर, क्योंकि M इंटू 2L इक्वल टू होता है M वेक्टर के बराबर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही हो गया हमारा एक्सियल का फॉर्मूला। कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर उल्टा पलटी, R जो है सो बाद में है, पहले 2M वेक्टर है और इंटू R है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को किधर भी उल्टा तिरछा लिख सकते हैं, इसको इधर, किसी को किधर भी लिखिए, मल्टीप्लिकेशन में सब ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि अगर मान लीजिए जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके बीच का जो लेंथ है, ये लेंथ बहुत छोटा हो। कहने का मतलब ये है कि L जो है बहुत छोटा है R की तुलना में। फिगर में अगर आप L देखें तो क्या था, दोनों मैग्नेटिक
डाइपोल के बीच का जो हमारा लेंथ था, इधर भी एल था और इधर भी एल था। अगर एल जो है बहुत छोटा है, यहाँ से जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ से आर दूरी पर, मान लीजिए आर यहाँ पर 5 मीटर है और यहाँ एल जो है 0.01 सेंटीमीटर है, तो क्या आप मानेंगे 5 मीटर की तुलना में 0.01 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। कहने का मतलब और ये है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा हो, जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी तुलना में, मतलब एल जो है वेरी मच लेस देन है, बहुत ज़्यादा छोटा है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में, तो एल को हम लोग क्या करते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन में है वो हो जाएगा μ0/4 इंटू 2m वेक्टर इंटू आर, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिए इधर, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और माइनस एल का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर r4 हो जाएगा, r का पावर 4, तो वैल्यू हो जाएगा μ0/4 इंटू 2m वेक्टर इंटू r/r का पावर 4, मतलब μ0/4 इंटू 2m वेक्टर बाई आर क्यूब, क्योंकि एक r से हमारा r का पावर 4 r का पावर 3 टाइम्स में कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो हमारा एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक डाइपोल है उसका एक और फार्मूला ये मिलता है μ0/4 इंटू 2m वेक्टर बाई आर क्यूब। ऐसा कब, जब हमारा डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होगा, जब दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो काफ़ी छोटा हो, तो ये फार्मूला, नहीं तो जनरल कंडीशन में हमारा ये फार्मूला। दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप दोनों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। और ये भी 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। 5 मार्क्स का जो था, जो अभी हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन में, ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए, VVI तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अच्छा, ऐसा इसलिए ये आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर एक्सियल लाइन याद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जिन लोग को याद होगा उन लोग को ये टॉपिक बहुत आसान लग रहा होगा, और जिन लोग को नहीं याद होगा उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। इसलिए बार बार हम रिपीट करते हैं, पूरे 12th में जो भी आप आगे पढ़ते हैं पीछे वाले को याद रखते हुए पढ़िए, पीछे वाला याद रहेगा तभी आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कठिनाई होगी समझने में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए, फिगर को पहले समझते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में क्या है, इधर मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और इधर हमारे पास एक साउथ पोल है। चूँकि हम लोग को क्या लेना है, मैग्नेटिक डाइपोल लेना है, तो जितना मैग्नीट्यूड m इधर है उतना ही मैग्नीट्यूड m इधर भी होगा। दोनों का मिड पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, इधर का लेंथ भी L और इधर का लेंथ भी L, क्योंकि मिड पॉइंट पे हम लोग O ले रहे हैं, तो O से लेके S के बीच का दूरी भी L और O से लेके N के बीच का दूरी भी L। ठीक है, अब ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, कहाँ पर, इसके इक्वाटोरियल लाइन में। इक्वाटोरियल लाइन के बारे में आप जानते हैं कि वैसा लाइन जो किसी एक लाइन के सेंटर से होते हुए गुजरता है, तो सेंटर से होते हुए ये लाइन हमारा गुजर रहा है। मान लेते हैं कि इस पर एक P पॉइंट है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और P पॉइंट पे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लेते हैं कि इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। ठीक, तो P पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा, कौन सा, जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते थे उसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्थ पोल ले लेंगे और इसके ऊपर हम लोग फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। मतलब जैसे हम लोग टेस्ट चार्ज लेते थे उसी तरह यहाँ पर एक टेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल ले लेंगे, जो जनरली क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल भी आप ले सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन जनरल कंडीशन में जनरली बुक वगैरह हर जगह, सारे जगहों पे आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल ही कंसिडर किया जाता है, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो नॉर्थ पोल है, इस P पॉइंट पर जो नॉर्थ पोल है, इसको इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जिसको हम लोग मान लिए हैं B1। और जो साउथ पोल है, इस नॉर्थ पोल पे अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, जिसका नाम हम लोग दे दिए हैं B2। ठीक है, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा B2 हो गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लाइन जो हमारा मिल रहा है और ये लाइन जो हमारा मिल रहा है ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। जितना ये वैल्यू रहेगा साइड उतना ही ये वैल्यू रहेगा, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से है, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस भी हमारा क्या रहेगा, सेम। और आप आइसोस्केलस ट्रायंगल कहिए या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर इसका दोनों साइड बराबर है तो इसका सामने वाला एंगल भी सेम रहेगा। इसके सामने का एंगल जितना रहेगा उतना इसके सामने का एंगल भी रहेगा। तो हम लोग मान लिए हैं कि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। अच्छा, अब आप वेक्टर में पढ़े थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, कि अगर कुछ तिरछा फोर्स वर्क कर रहा है तो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी कुछ होगा और इसका कंपोनेंट कुछ एक्स एक्सिस में भी होगा, नहीं? तो यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 है इसका कंपोनेंट हमारा वाई एक्सिस में भी होगा और इसका कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस में भी होगा। अब ये जो हमारा नीचे की तरफ वर्क कर रहा है इसका भी कंपोनेंट एक वाई एक्सिस में भी होगा और इसका भी कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस में भी होगा। तो अब पहले हमको एंगल पता करना है। अगर आप इसको और इसको, इन दोनों एंगल को देखेंगे तो ये दोनों एंगल हमको कैसा लग रहा है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जैसा लग रहा है। जितना कोण यहाँ पर उतना ही कोण यहाँ पर। और ये दोनों एंगल को देखिए, ये दोनों हमारा कॉरेस्पोंडेंस एंगल है, नहीं संगत कोण है। जितना एंगल यहाँ पर उतना ही एंगल हमारे यहाँ पर, दोनों एंगल सेम है, थीटा। अब इस कंडीशन में इस B1 का कंपोनेंट हम वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में लिखना चाहें तो लिखने का तरीका ये है कि जिधर हमारा एंगल जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एफ वेक्टर है जो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है, तो जिधर हमारा एंगल जुड़ा हुआ रहता है उधर हम लोग कॉस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में जुड़ा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर इतना हो जाएगा। और इधर थीटा नहीं, एंगल नहीं लगा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस तरह का चीज़ आप लोग 10-20 बार आप लोग को यूज हुआ होगा, आप लोग के ध्यान में ये रहना चाहिए। तो ये जो हमारा B1 इधर है इसका कंपोनेंट अगर आप इधर देखेंगे तो इधर हमारा एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है एंगल, तो इधर क्या हो जाएगा, B1 कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं। और इधर हमारा एंगल नहीं जुड़ा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा B1 साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं जिधर एंगल नहीं जुड़ा हुआ रहता है उधर क्या हो जाता है, B1 साइन थीटा हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप B2 पर विचार करेंगे तो B2 हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो B2 का कंपोनेंट अगर हम एक्स एक्सिस में लिखना चाहें तो इधर क्या हो जाएगा हमारा B2 कॉस थीटा, चूँकि इधर थीटा लगा हुआ है, जिधर थीटा लगा रहेगा उधर कॉस हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में थीटा नहीं लगा हुआ है इसलिए इधर हो जाएगा B2 साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है फिगर के लगभग सारे चीज़ों को आप समझ चुके हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जान रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो 90 का सामने वाला लाइन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, नहीं ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना चाहे पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक बात है, नॉर्मल सी बात है। किसी चीज़ को आप चाहे तो रूट में ऐसे लिख सकते हैं या उसी चीज़ को रूट हटा के आप पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग इस तरह से भी पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को एक बार समझने के लिए हम लोग रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख लिए हैं और एक बार पावर 1/2 लिख दिए हैं, लेकिन दोनों एक ही बात है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, फिगर क्लियर है आपका। अब इस फिगर में जो भी आप लिखे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसको अपने लैंग्वेज में आपको बना के लिखना है। मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल है, एक का नाम हम लोग नॉर्थ पोल ले लिए हैं, एक का नाम हम लोग साउथ पोल ले लिए हैं। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड m और इसका भी मैग्नीट्यूड m। आगे हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लिखें। दोनों का मैग्नीट्यूड m है, जो दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, 12 डिस्टेंस पर है, जिसके कारण हमको इस मैग्नेटिक डाइपोल के मिड पॉइंट से p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, जो यहाँ से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। इन सारी बातों को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। एंड हैविंग, लास्ट पेज में था, एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड m। और क्या है, दोनों पोल का मैग्नीट्यूड सेम है,
प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12, जो कितना दूरी पर रखा हुआ है, 12 दूरी पर रखा हुआ है, ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, जिसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है कहाँ पर, पॉइंट P पर, जो इसके इक्वाटोरियल लाइन पे है। विच इज छूट गया है यहाँ पर, आप इज खुद से लगा लेंगे। विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जो पॉइंट P कहाँ पर है, पॉइंट P इसका जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P यहाँ पर कुछ r डिस्टेंस पर है, वही चीज़ हम लोग मेंशन किए हैं। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। हमारा सिचुएशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हमारा पॉइंट P है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। नहीं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 हो गया इंटू एम बाई आर, आर मतलब नॉर्थ पोल से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आप फिगर में ऑब्जर्व करेंगे तो फिगर में था हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं, ये जो तिरछा डिस्टेंस था कितना था, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज था, कर्ण था रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर था। तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है बी का फार्मूला होता है, अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे, म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर स्क्वायर। नहीं, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से P पॉइंट का, यह डिस्टेंस हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है पॉइंट P पर, किसके कारण, साउथ पोल B2 के कारण। आइए एक बार फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर में आप ऑब्जर्व करेंगे, साउथ पोल के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर है B2। फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 इंटू मैग्नेटिक, ये जो हम लोग इसका डाइपोल, इसका पोल का जो वैल्यू माने हैं वो मान लिए हैं एम बाई आर स्क्वायर। आर मतलब कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस, ये जो हमारा साउथ पोल है एस से लेके P के बीच का डिस्टेंस मतलब SP का स्क्वायर। तो SP का वैल्यू मतलब ये तिरछा डिस्टेंस जो है एस से लेकर P के बीच का डिस्टेंस, ये कितना है, ये है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। दोनों हम इसलिए लिख लिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोनों चीज़ को आप समझ सकें, इसलिए हम लोग लिख लिए हैं, और कोई खास मकसद नहीं, आप दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो हम लोग लिए थे, यहाँ से यहाँ नॉर्थ पोल और P के बीच का डिस्टेंस ये कितना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं, तो बेसिक सी बात है कि हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम B2 अगर लिखना चाहे तो ये B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 और इंटू मैग्नेटिक पोल का वैल्यू हम लोग मान लिए M डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है हमारे पास आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। इसका आप चाहे तो रूट दे के इसका स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इसका पावर 1/2 कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों सेम बात है, रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। आइए फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे जो है हमारा B2 का वैल्यू वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हमारा रूट से कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। फिर अब हम कंपोनेंट देखना चाहें, कंपोनेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2 आर सेम इन वाई एक्सिस। देखिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए तो क्या B2 का वैल्यू भी उतना ही है, B2 इक्वल टू, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि B1 और B2 दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। नहीं, तो अब हमको ये देखना है कि कंपोनेंट जो है बोथ मैग्नेटिक फील्ड का B1 और B2 दोनों का सेम है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में ऊपर जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है नीचे भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। सो नो मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल इन वाई एक्सिस, इसलिए वाई एक्सिस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है।
इस चीज़ को हम लोग फिगर से भी समझते हैं। अगर आप फिगर में ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है हमारा b1 साइन थीटा। कैसे लिखे हैं हम पहले आपको बताए थे। ऊपर है b1 साइन थीटा, नीचे क्या है b2 साइन थीटा। नहीं, नीचे है b2 साइन थीटा, ऊपर है b1 साइन थीटा। चूँकि b1 और b2 दोनों का वैल्यू सेम है, अभी हम लोग पिछले पेज में देखें b1 और b2 दोनों का वैल्यू सेम है और थीटा का वैल्यू भी सेम है, तो साइन थीटा का वैल्यू जितना ऊपर होगा साइन थीटा का उतना ही वैल्यू नीचे भी होगा। और b1 और b2 भी सेम है, b1 का वैल्यू जितना है उतना ही b2 का भी वैल्यू है। तो b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा का वैल्यू भी क्या सेम होगा? 100% बिल्कुल सेम होगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है वाई एक्सिस में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो किसी चीज़ पर आप जितना 5 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और 5 न्यूटन फोर्स नीचे लगाइए तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा, खिसकेगा ही नहीं अपनी जगह से। मतलब ओवरऑल ये कि पॉइंट P पर वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस में 0 है। सेम कंडीशन आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखे थे, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, अब जो हमारा b1 का कंपोनेंट है, b1 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है? b1 cos थीटा इस डायरेक्शन में। और b2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है? b2 cos थीटा, वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन है। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई एक और आदमी आके इस पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से खिसकेगा, ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, क्योंकि दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा 5 + 5। सेम डायरेक्शन होने के कारण b1 cos थीटा और b2 cos थीटा दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा? b1 cos थीटा और प्लस b2 cos थीटा। नहीं, वो किधर जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, b1 cos थीटा और प्लस b2 cos थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हुए समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स एक्सिस। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा? इसका नाम हम लोग दे दिए हैं बी इक्वाटोरियल, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वाटोरियल लाइन में बराबर होगा b1 cos थीटा और प्लस b2 cos थीटा के। तो यहाँ पर जो हमारा b1 का वैल्यू है वो है μ0/4 इंटू m/r² प्लस l² और इंटू cos थीटा हमको करना है। और b2 का वैल्यू भी इतना ही है, μ0/4 इंटू m/r² प्लस l² और इंटू हमको cos थीटा करना है। अब दोनों सेम है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जितना ये है उतना ही ये है। अगर आप x प्लस x ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x। नहीं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 इंटू μ0/4 इंटू m/r² प्लस l² इंटू cos थीटा। अब आपको फिगर की सहायता से ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे आप डालेंगे cos थीटा के वैल्यू को, और डालने के बाद कैलकुलेट करेंगे, हमारा टोटल इक्वाटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। फिगर में चलिए हम लोग वहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इधर वाले ट्रायंगल को देखिए चाहे इधर वाले ट्रायंगल को देखिए, अगर आप cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? b/h। दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को आप देखिए, आप जानते हैं थीटा का सामने वाला लाइन क्या होता है? p। 90 का सामने वाला लाइन क्या होता है? h। तो b कौन हो जाएगा? नीचे वाला लाइन। तो आपका b का वैल्यू कितना है? l है। और h का वैल्यू कितना है? √r² प्लस l², चाहे r² प्लस l² का पावर 1/2 लिखिए। h इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो cos थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं b/h, तो l/√r² प्लस l²। नहीं, तो इस बात को हम लोग लिखते हुए समझते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू b/h, b था हमारा l और h था हमारा r² प्लस l² का पावर 1/2। ठीक है, फिर b इक्वाटोरियल जो था हमारा μ0/4 इंटू 2m/r² प्लस l²। यहाँ पर 2 पहले था, 2 को हम बाद में m के साथ लगा दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटू cos थीटा का वैल्यू है इतना, l/√r² प्लस l² का पावर 1/2। नहीं, अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए इस 2 को इस l में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू 2l, मतलब μ0/4 तो है ही, और इंटू m को रहने देते हैं और m इंटू 2l कर देते हैं भाई। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। देखिए तो दोनों सेम है क्या? r² प्लस l² प्लस l²। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो
और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, एक्स का पावर m प्लस n हो जाएगा यहाँ पर, नहीं। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो सेम बेस पे क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + 1/2। मतलब फाइनली अगर हम ऑब्जर्व करें तो बी इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू, अच्छा m इंटू 2l क्या होता है आप जानते हैं, m वेक्टर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो m वेक्टर डिवाइडेड बाई r² + l², इसका पावर हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल वैल्यू। इसमें भी कंडीशन एक ऐसा हो सकता है कि अगर जो हमारा लेंथ है डाइपोल लेंथ अगर छोटा हो, मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ जो है बहुत छोटा है, एल जो है काफ़ी छोटा है, जहाँ पर हमको जितना डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तुलना में, मतलब एल काफ़ी छोटा है आर की तुलना में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इस बात को अगर आप लिखें इस इक्वेशन में, तो μ0/4 पाई इंटू m वेक्टर बाई r² प्लस एल का वैल्यू 0 का स्क्वायर, टोटल का पावर 3/2, ये तो 0 हो गया ख़त्म, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और बचेगा कितना, r का पावर 3, मतलब टोटल इक्वेटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा μ0/4 पाई और इंटू m वेक्टर बाई r³। ये भी हमारा एक फाइनल वैल्यू हो सकता है, दो फाइनल वैल्यू, एक ये और एक ये। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे हैं। एक और हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इन एट एनी पॉइंट, तो एट एनी पॉइंट रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग का भी दिमाग समझते समझते अब थक गया होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एट एनी पॉइंट वाले को। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आपको डाउट हो तो आप दोबारा वीडियो को वॉच करेंगे, 100% आप समझ जाएंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को मतलब इस क्लास को करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो टॉपिक था हमारा सेम टॉपिक, उसको अगर आप रिवीजन किए होते या किए होंगे तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी सेम टॉपिक एकदम 100% सिमिलर चीज़ आप पढ़े हुए हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।